नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख खंड काव्य। हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं उनका क्या स्वरूप है, किस तरह की वे रचनाएं हैं, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है या महाकाव्य है, इससे संबंधित हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम प्रमुख खंड काव्यों से संबंधित रचनाएं देख लेंगे कि कौन सी रचना जो है खंड काव्य है और किस काल के अंतर्गत खंड काव्य लिखे गए, किस रचनाकार के द्वारा। तो ये सभी तथ्य आज की क्लास में हम देखेंगे कि भक्ति काल के अंतर्गत खंड काव्य कौन कौन से लिखे गए और जो है रीति काल के अंतर्गत या फिर जो है आधुनिक काल के अंतर्गत एक क्लास में हम देख लेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें आपका 1 या 2 प्रश्न आपके परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य नहीं है या फिर निम्नलिखित में से कौन सी रचना खंड काव्य है, तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है या फिर डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है ये इस रचना का स्वरूप क्या है या फिर जो ये रचनाएं दी गई है इनके रचनाकार का नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट रचनाएं जो कि ये खंड काव्य है इससे संबंधित हम देख लेते हैं आज की क्लास की। कर लेते हैं शुरुआत। एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, चाहे DSSS हो या यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर अन्य कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भक्ति काल की जो खंड काव्य रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं खंड काव्य और उनके रचयिता। तो जानकी मंगल और पार्वती मंगल दोनों रचनाएं ये है खंड काव्य किसकी, तुलसीदास जी की। जो तुलसीदास जी हुए हैं भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि जानकी मंगल और पार्वती मंगल दोनों रचनाएं तुलसीदास जी की है और जो कि खंड काव्य है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं भंवर गीत नंददास जी की और रुक्मणी मंगल, ये दोनों रचनाएं नंददास जी के हैं खंड काव्य संबंधी। बढ़ते हैं आगे। सुदामा चरित नरोत्तम स्वामी जी का खंड काव्य माना जाता है। और उसके बाद है इंद्रावती जो कि नूर मोहम्मद जी द्वारा रचित है। उसके बाद देख लेते हैं मधुमालती जो है मंजन की रचना, ये आपको पता ही है। और उसके बाद चित्रावली जो है उस्मान की, मृगावती कुतुबन की। तो ये रचनाएं जो है भक्ति काल के खंड काव्य के अंतर्गत शामिल है। कई बार अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य है या कौन सा खंड काव्य नहीं है, किस ये खंड काव्य जो है किस रचनाकार के द्वारा रचा गया या लिखा गया, तो इस प्रकार ये ग्रंथ किसका है, तो इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से इनके बारे में बता सकते हो। तो इन रचनाओं को आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। तुलसीदास जी द्वारा रचित जानकी मंगल और पार्वती मंगल, नंददास जी की जो है भंवर गीत और रुक्मणी मंगल, और नरोत्तम स्वामी का सुदामा चरित्र और नूर मोहम्मद जी की इंद्रावती। उसके बाद मंझन कवि की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली और कुतुबुन की जो है मृगावती, ये सभी की सभी खंड काव्य संबंधी रचनाएं हैं। और जो कुतुबुन द्वारा रचित मृगावती जो रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी के जो प्रथम सूफी काव्य भी माना है। और अलग अलग विद्वानों ने प्रथम सूफी काव्य अलग अलग रचनाओं को माना है। शुक्ल जी के अनुसार कुतुबुन जी द्वारा रचित मृगावती को माना गया है और प्रथम सूफी कवि भी उन्होंने जो है कुतुबुन को माना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम अगले जो काल देख लेते हैं। रीति काल के अंतर्गत हिम्मत बहादुर विरुदावली प्रसिद्ध रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में हमें देखने को मिलती है। तो ये रचना जो है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं किसकी है, पद्माकर जी की रचना है। रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं पद्माकर जी और उसके द्वारा रचित है हिम्मत बहादुर विरुदावली जो कि एक खंड काव्य है। उसके बाद आधुनिक काल के अंतर्गत काफ़ी सारी खंड काव्यों की रचना हुई है। तो देख लेते हैं किस किस साहित्यकार द्वारा खंड काव्य लिखे गए। तो देख लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए खंड काव्यों की। तो इनमें मैथिली शरण जी गुप्त द्वारा जो है कौन कौन से खंड काव्य लिखे गए ये देख लेते हैं। तो जयद्रथ वर्त और पंचवटी, कुणाल गीत, वन वैभव, सिद्धार्थ राज,
सिद्धराज, सॉरी भाई, सिद्धराज और रंगभूमि, फिर है नहुस। ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा ये खंड काव्य संबंधी रचनाएं मानी जाती हैं। और नहुस जो है रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक खंड काव्य भी है, और साथ ही जो ये एक नाटक भी है। नहुस नामक जो नाटक है वो हिंदी का प्रथम नाटक भी माना जाता है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। और किसके द्वारा माना गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने माना है। और किसके द्वारा ये नाटक रचित है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है। तो ये आपको जो भी रचना है, ऐसा नहीं है कि एक नाम से जो है एक ही कवि ने रचना लिखी है, एक ही साहित्यकार ने लिखी है। तो कई रचनाएं ऐसी हुई है जो प्रसिद्ध रचनाएं हुई है, और एक ही नाम से 2-3 साहित्यकारों ने भी रचनाएं लिखी है। जैसे कि हम बात करते हैं, कई बार जब हम बात करते हैं कि एक रचना जैसे नहुस की बात कर ले, तो मैथिली शरण गुप्त जो द्वारा एक खंड काव्य भी रचित है। तो ये एक जो है प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, और साथ ही जो है एक नाटक संबंधी भी रचना है। उसके बाद जब हम बात करें तो एक रचना हम और बात कर लेते हैं, एक ही नाम की 2 अन्य कवियों द्वारा रचित, दोनों की दोनों जो प्रसिद्ध है वो है उर्वशी। उर्वशी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा भी रचित है, और जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा भी रचित है। रामधारी दिनकर द्वारा रचित एक खंड काव्य है, और जयशंकर प्रसाद का एक चंपू काव्य है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो उसके बाद और एक रचना है अष्टायाम। अष्टायाम नाम से भी कई साहित्यकारों ने रचना लिखी है, तो वे मैंने आपको बता रखा है। देव, जैसे कि देव कवि हुआ, नाबादास हुआ, ये काफ़ी सारे कवि हुए हैं जिन्होंने अष्टायाम नाम से रचना लिखी है। उसके बाद देख लेते हैं, हम देख रहे थे मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित खंड काव्य। तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्यों में जयद्रथवध, पंचवटी, कुणाल गीत, वन वैभव, सिद्धराज, रंगभूमि और नहुस ये मैथिली शरण गुप्त जी के प्रसिद्ध खंड काव्य माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे पवनदूत। पवनदूत जो रचना है वो रचना किसकी है? रामचरित उपाध्याय जी की। उसके बाद सती सावित्री जो रचना है वो गिरिधर शर्मा नवरत्न जी की है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है उद्धव शतक। उद्धव शतक जो रचना है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित, और गंगावतरण भी जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित रचना है। तो ये दोनों की दोनों रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित है। उसके बाद मौर्य विजय की बात करें तो सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित है, और अनाथ भी जो है सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित। फिर है आत्मोशर्ग, ये भी एक खंड काव्य है सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित। ये तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं ये सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक खंड काव्य माने जाते हैं। जो मौर्य विजय जो इनका खंड काव्य है सियाराम शरण गुप्त जी का, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और सियाराम शरण गुप्त जी जो है मैथिली शरण गुप्त के भाई माने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे 3 रचनाएं और देखते हैं हम एक ही साहित्यकार की, जो कि खंड काव्य संबंधी रचनाएं हैं। वो है मिलन, पथिक और सौपन। तीनों रचनाएं जो है राम नरेश त्रिपाठी जी की है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इन तीनों रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है। मिलन किसकी है, पथिक किसकी है और सौपन किसका है? तीनों की तीनों रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। फिर उसके बाद बात करें अगली रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है दिनकर जी का एक प्रसिद्ध खंड काव्य माना जाता है। कुरुक्षेत्र रचना भी दिनकर जी की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। उसके बाद जो है जय हनुमान। जय हनुमान जो रचना है वो श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित एक खंड काव्य है। फिर है कुणाल। कुणाल जो है सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। ग्रंथि। ग्रंथि जो है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित। उसके बाद प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो है जयशंकर प्रसाद की। तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रचना है भाई प्रेम पथिक, और जो है तुलसीदास जी द्वारा निराला जी द्वारा रचित तुलसीदास। उसके बाद देख लेते हैं भैया आगे अगली जो रचना हमारी वो है चित्तौड़ की चिता। चित्तौड़ की चिता जो है राम कुमार वर्मा द्वारा रचित खंड काव्य है। प्राणार्पण जो ये रचना है ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा रचित है।
फिर है आत्मजयी कुंवर नारायण जी द्वारा रचित। फिर है एक कंठ विषपाई, ये है दुष्यंत कुमार द्वारा, जो कि गज़लों के राजकुमार भी कहे जाते हैं। तो प्रसिद्ध गज़लकार रहे हैं दुष्यंत कुमार जी। और ये उसके बाद जो है कालजयी, कालजयी जो रचना है वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। फिर है द्रौपदी, द्रौपदी नरेंद्र शर्मा जी की, नरेंद्र शर्मा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। फिर है कनुप्रिया, जो कि धर्मवीर भारती जी का एक खंड काव्य है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फिर है भस्मांकुर, जो कि नागार्जुन जी द्वारा रचित। और फिर है संशय की एक रात, जो कि नरेश मेहता जी द्वारा रचित। इस प्रकार से हमने आधुनिक काल से संबंधित प्रमुख खंड काव्य भी हमने देख लिए हैं कि कौन सी रचना किस साहित्यकार द्वारा रचित है, और जो खंड काव्य स्वरूप से संबंधित कौन सी रचनाएं हैं आधुनिक काल के अंतर्गत, ये हमने देख ही लिए हैं। एक बार से आप फिर से रिवाइज करना चाहो तो इनको जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपको परीक्षा में ये रचनाएं ध्यान रहे कि ये रचनाएं जो है किस, इन रचनाओं का स्वरूप क्या है, एक खंड काव्य है। तो देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की जयदत्तवर्थ, पंचवटी, कुणाल गीत, वन वैभव, सिद्धराज, रंगभूमि और नहुष। फिर है रामचरित्र उपाध्याय जी की पवनदूत, गिरधर शर्मा नवरत्न की सती सावित्री और जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रचित उद्धव शतक और गंगा अवतरण। सियाराम शरण गुप्त की मौर्य विजय, अनाथ और आत्मोत्सर्ग, ये रचनाएं जो है सियाराम शरण गुप्त की खंड काव्य है। मौर्य विजय की इम्पोर्टेंट रचना रही है भाई। फिर है राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित मिलन, पथिक और सौपन, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तीनों रचनाएं इम्पोर्टेंट है। फिर दिनकर की जो है कुरुक्षेत्र भी इम्पोर्टेंट रचना रही है। श्याम नारायण पांडे जी की जय हनुमान, सोहनलाल द्विवेदी, कुणाल। फिर है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्रंथि। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की प्रेम पथिक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित तुलसीदास, राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित खंड काव्य है चित्तौड़ की चिता, बालकिशन वर्मा द्वारा रचित प्रण जो रचना है प्राणार्पण है भाई ये रचना। और फिर उसके बाद कुंवर नारायण जी द्वारा रचित आत्मजयी, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। दुष्यंत कुमार द्वारा एक कंठ विषपाई और भवानी प्रसाद जी की कालजयी। उसके बाद जो है नरेंद्र शर्मा की द्रौपदी, उस धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया, नागार्जुन द्वारा रचित भस्मांकुर। और उसके बाद जो है अंतिम रचना हम देख लेते हैं नरेश मेहता की संशय की एक रात, काफ़ी बार जो है परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचना है संशय की एक रात। इस प्रकार से हमने जो है लगभग खंड काव्य संबंधी जो जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं थी जो वे हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर ली है। तो आज की क्लास से आपको 1 या 2 क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को निरंतर अभ्यास के साथ ही जो है अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम अधिक से अधिक प्रश्नों को करते हुए हिंदी साहित्य संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।